वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको कंटेंट फ्री, मतलब फ्री एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। फिर वो भले तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम हो, भले वो तुम्हारा 12th बोर्ड हो, ठीक है। अच्छा, आज की मैंने जो सेशन है वो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको 4 सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1 मार्कर, दूसरा 2 मार्कर, तीसरा 3 मार्कर और आखिरी वाला 5 मार्कर। अब मान के चलो अब पूरा तो कोर्स एक ही आने वाला है, मतलब कोई टर्म 1 टर्म 2 वाला कंसेप्ट तो रह नहीं गया है। तो अब क्या होगा, फाइनल एग्जाम में सारे पैटर्न, सारे मार्कर्स, सब मार्कर्स के तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस देखो, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आए, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, कीवर्ड को करते हैं हम अंडरलाइन, फिर 2 सेकंड का पॉज लो, उससे रिलेटेड जो जो कुछ आता है सब बोलो और फिर आगे पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा, एक और चीज क्या याद रखनी है, पहली बार ही क्वेश्चन इतने अच्छे से पढ़ो कि तुम्हें समझ में आ जाए वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि वापस सब्जेक्टिव में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, हाँ जहां क्वेश्चन ज्यादा टेक्निकल रहता है या लॉजिकल रहता है वहां भी वही प्रॉब्लम फेस हो जाती है। पर एमसीक्यू में होता है कि जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ोगे तब तुम्हें वही ओरिजिनल साउंड करेगा जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है या कहना चाह रहा है, दूसरी बार वो क्वेश्चन कुछ और सुनाई देगा और तीसरी बार तो एकदम ही अलग समझ में आएगा, क्योंकि ऑप्शन भी अब सारे ऑप्शन सही लगने लगेंगे। इसीलिए क्या करना है, हर क्वेश्चन को एक ही बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेम द फैक्टर्स, फैक्टर्स पूछ रहे हैं फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मतलब फैक्टर बताओ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए जो क्या है, which recognize the start and termination signal on DNA for transcription process in bacteria। मतलब वो पूछ रहे हैं फैक्टर्स का नाम बताओ जो स्टार्ट कराते हैं और टर्मिनेट कराते हैं, मतलब इनिशिएशन कराते हैं एंड टर्मिनेशन कराते हैं, किसमें, ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो याद करो तुम्हारे एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो डायग्राम में स्टार्ट में कौन सा फैक्टर आता है, सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन पे कौन सा फैक्टर आता है, रो फैक्टर। याद आया, वही पूछ लिया। सिंस 1 मार्कर का था तो ये रहा तुम्हारा आंसर, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। अब याद रखना मार्किंग स्कीम कैसा काम करेगी, अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ये आधा मार्क इसका हो जाएगा, आधा मार्क इसका हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द फंक्शन ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो जैसे ही तुमने देखा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सबसे पहले बताओ तुमने ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन पढ़ा कहां पे था। तो अगर याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हमने पढ़ा था कि डीएनए है एक नेगेटिवली चार्ज, हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट ग्रुप के कारण वो अटैच होता है एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल से जिसका नाम हिस्टोन प्रोटीन है। प्रोटीन है तो बना होगा अमाइनो एसिड से। कैसे अमाइनो एसिड से बना होगा, बेसिक अमाइनो एसिड, जैसे तुम्हारा लाइसिन हो गया, अर्जिनिन हो गया। अब ये दो तो कंबाइन होते ही हैं तो इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलने लगते हैं, SOME, ठीक। उसके बाद और भी कुछ प्रोटीन्स आते हैं जिनका नाम होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो बेसिकली ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन करके लिखा है वो उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो कहां पढ़ा था, पैकेजिंग करवाता है और फाइनल जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, मतलब क्रोमोसोम को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली पैकेजिंग में रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट। तो यही पूछा कि बताओ फंक्शन क्या है नॉन हिस्टोन प्रोटीन का, तो सीधा सीधा आंसर हो गया पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन, ठीक। या ऐसे बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। देखो इसी चीज को तुम अलग तरीके से भी लिख सकते हो, मीनिंग सेम निकलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, अब बोलोगे मैम ये तो 1 मार्कर में, अगर पर 1 मार्कर सपोज करो हमारे एग्जाम में एमसीक्यू आया तो ये तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, नहीं, यही गलती कर रहे हो। याद करो तुम्हारा अब जो पैटर्न है, अब क्या मतलब पिछले 2 साल से सेम ही पैटर्न चल रहा है कि जो भी भले 5 मार्क का भी क्वेश्चन रहे वो अंदर सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, या 3 मार्कर का क्वेश्चन रहे वो अंदर सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन पेपर को उनको उस तरीके से डिजाइन करते हैं आजकल 12th बोर्ड के सीबीएसई लोग, कि जो हमारी बॉडी है सीबीएसई की, कि 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, अंदर 3 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे और हर पार्ट आधे आधे मार्क में और सब डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखना ये भले मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में, पर यही क्वेश्चन को और 2 सब पार्ट्स के साथ वो कंबाइन करके कहां दे सकते हैं, 3 मार्कर वाले क्वेश्चन में भी। इसीलिए सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है,
हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, वो बोल रहा है ट्रांसलेशन के दौरान, ठीक है, व्हाट रोल इज परफॉर्म बाय टीआरएनए। अब हमें पता है ट्रांसलेशन बेसिकली आरएनए का कन्वर्जन होता है प्रोटीन में। कन्वर्जन बोलने से ज्यादा करेक्ट है कि जो सीक्वेंस लिखा है एमआरएनए के ऊपर वो पढ़ पढ़ के अमीनो एसिड उस सीक्वेंस में लगना शुरू होते हैं। अच्छा, ट्रांसलेशन के लिए कितने आरएनए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? 3। कौन कौन से? एमआरएनए जो टेम्पलेट की तरह काम करता है, आरआरएनए जो 2 सब यूनिट में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। पहले स्मॉलर सब यूनिट अटैच होता है, फिर लार्जर आता है। फिर जो लार्जर सब यूनिट है उसमें कौन कौन सा पोर्शन रहता है? ए फेस और पी, ए वाला साइड, ए पार्ट, पी साइड, ठीक है। पर तुम्हारी बुक में सिर्फ 2 ही मेंशन है, मैंने एक और पढ़ाया था, ई साइड जहां से खाली टीआरएनए निकल जाता है। और आखिरी होता है टीआरएनए जो एक कैटलिस्ट या एडाप्टर की तरह काम करता है। वो अपने साथ एक अमाइनो एसिड लेके आता है, उसमें एंटी कोडॉन वाली भी जगह होती है, वो लगा के देखता है कोड पे, हाँ फिट हो रहा है, और जैसे ही फिट होता है ऊपर वाला अमाइनो एसिड जो नया वाला टीआरएनए आया उस पर शिफ्ट कर देता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करके। याद आया? अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि बताओ टीआरएनए का क्या रोल है? तो मैंने क्या बोला, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और साथ में एक एडाप्टर की तरह काम कर रहा है। एडाप्टर वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। पहले तो स्ट्रक्चरल रोल, हाँ तो बोल सकते हो, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड। तो तुम चाहो तो यहाँ पे एक और लिख सकते हो कि एडाप्टर की तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ये दोनों वर्ड्स भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, पर वो दोनों वर्ड्स कहाँ लगोगे? स्ट्रक्चरल रोल के जगह पे। ट्रांसफर अमीनो एसिड तो तुमको लिखना ही पड़ना है, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आरएनए वायरस, ठीक है, जैसे ही आरएनए वायरस पूछ रहे हैं, ठीक है। आगे, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर देन अदर वायरसेस, वाई? वो पूछ रहे हैं कि आरएनए वाले वायरस है वो जल्दी म्यूटेट होते हैं और इवॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू अदर वायरस। अब अगर तुम देखोगे इस क्वेश्चन को, इसी में उसका आंसर है। अगर बताओ वायरस में क्या होता है? 2 ही चीजें होती है, कौन कौन सी? प्रोटीन कवर, जिसको हम प्लाज्मिड कवर कैप्सूल बोल देते हैं, ठीक है, या कैप्सिड बोल देते हैं, ठीक। और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जेनेटिक कंपोनेंट होता है। अब हमें पता है जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कंपोनेंट 2 ही होते हैं, कौन कौन से? एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। अब वो बोल रहे हैं कि आरएनए वायरस है वो अलग कैसे है दूसरे वायरस से, मतलब किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जो आरएनए वायरस है वो जल्दी म्यूटेट मतलब चेंज आता है उनमें। याद करो, बताया था म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन डीएनए। अब यहाँ डीएनए नहीं है, यहाँ आरएनए लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो आरएनए वायरस है वो म्यूटेट हो रहे हैं और जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं एज कंपेयर टू अदर वायरस। तो यहाँ अदर वायरस मतलब कौन आया? तुम्हारा डीएनए वायरस, क्योंकि वापस जेनेटिक मटेरियल तो 2 ही है, आरएनए है और डीएनए। आरएनए के बारे में मेंशन कर दिया, तो अदर मतलब कौन बचा? डीएनए बचा। अब मुझे बताओ, और उन्होंने रीजन पूछा है वाई, तो अब मुझे बताओ बेसिक सा रीजन कि दोनों वायरस है, दोनों में प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड या कैप्सूल बोलते हैं, ठीक। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, एक में आरएनए है, एक में डीएनए। तो तुम्हारा आंसर कहाँ छुपा हुआ है? इसी आरएनए और डीएनए के डिफरेंस में। तो वो पूछ रहे बताओ आरएनए वाला वायरस मतलब आरएनए मॉलिक्यूल क्यों जल्दी म्यूटेट करता है और इवॉल्व करता है? अरे तो वही लॉजिक हो गया कि आरएनए इवॉल्व या म्यूटेट इसलिए करता है क्योंकि वो क्या है? अनस्टेबल। वो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि उसका जो शुगर है, कैसी शुगर है? राइबो शुगर है। वही डीएनए में कैसी है? डीऑक्सी राइबो शुगर। मतलब जो सेकेंड वाली पोजीशन है वहां पे OH नहीं है। OH होती तो वो क्या बन जाता? डीएनए बन जाता, डीऑक्सी राइबो शुगर। राइबो शुगर तो है पर वहां पे OH है और सिंस OH है तो वो हो गया आरएनए का राइबो शुगर। और जहां ऑक्सीजन होता है वहां ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, जहां ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है वहां पे रिएक्टिव नेचर होता है। जो चीज बन गई रिएक्टिव वो चीज बन गई अनस्टेबल, जो चीज बन गई अनस्टेबल वो बार बार खुद में चेंजेस लाती रहेगी। चेंजेस लाना ही म्यूटेशन बोलते हैं हम। और वही पूछा, जो चीज में म्यूटेशन आता रहेगा वो क्या होगा? इवॉल्व होता रहेगा। ये हुआ पहला रीजन। और सिमिलरली आरएनए में क्या रहता है? यूरासिल रहता है एज कंपेयर टू डीएनए में जो थायमीन मिलता है। तो जो यूरासिल है वो भी लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू थायमीन। लो आंसर हो गए। अब देखो, अगर टेक्निकली देखोगे, अब इसी का आंसर अगर मतलब उन्होंने वायरस वर्ड लिखते भी नहीं ना वायरस लिखते, बस इतना पूछते कि वाई आरएनए म्यूटेट्स देन डीएनए, तो उसका आंसर भी सेम होता। और आरएनए वायरस और डीएनए वायरस का भी आंसर सेम होता, क्योंकि एट द एंड वायरस में है क्या? प्रोटीन है, वो तो दोनों में एक जैसा है। और अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल, वो अलग अलग है। एक में आरएनए एक में डीएनए। मतलब सीधा सा लॉजिक, जो डीएनए आरएनए का डिफरेंस हुआ वही तुम्हारा इसका आंसर हो गया। हुआ क्या क्लियर?
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लो, OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन RNA, कौन सा? हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे। किसकी? तुम्हारे राइबो शुगर की, ठीक। तो जहां आ गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिएक्टिव नेचर, रिएक्टिव नेचर मतलब क्या कि वो अनस्टेबल, जो चीज अनस्टेबल वो म्यूटेट करेगी, जो चीज म्यूटेट करेगी मतलब इवॉल्व होगी। हुआ क्लियर? चलो मूव करते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पार्ट्स X and Y ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट गिवन इन द डायग्राम। ये प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन का भी पार्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं पिछले सारे बोर्ड्स के पेपर में, ठीक है। तो पूछा है बताओ X Y क्या है। अब यहाँ पे X ये पूछा है और Y ये पूछा है। हिंट के लिए उन्होंने क्या दिया है? ये है कोडिंग स्ट्रैंड। सीधा सा लॉजिक, जो कोडिंग स्ट्रैंड हो गई उसकी ऑपोजिट स्ट्रैंड का नाम क्या होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताओ, कोडिंग के ही अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। 5' है ना, वहां कौन रहता है? तुम्हारा इनिशिएटर या फिर प्रमोटर, यहां इसी जगह रहेगा। और वही उसी तरफ जो डाउनस्ट्रीम है या 3' एंड है, अब ये हो गया 5' एंड, तो ये कौन रहेगा? टर्मिनेटर। याद करो, ये तुम्हारी बुक में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से डायग्राम दिया हुआ है। वापस इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि या तो ये डायग्राम पूरा आ जाएगा बनाने के लिए, या तो इसी के कुछ सब पार्ट्स को गायब कर देंगे और पूछ लेंगे बताओ कौन सा पार्ट है, क्या पार्ट है, पर वो हिंट दे देंगे। अब देखो, हिंट फिर भी उन्होंने कोडिंग स्ट्रैंड इस क्वेश्चन में दे दिया है। जो तुम्हारे बोर्ड में पिछले साल क्वेश्चन आया था, उन्होंने कुछ नहीं दिया था, सिर्फ ऐसे लाइन ड्रॉ करके, लाइन नहीं मतलब यूनिट ड्रॉ करके दे दिया था। 3' एंड 5' एंड बस इतना मेंशन किया था दोनों स्ट्रैंड का, और बाकी हर चीज पूछ ली थी। अब वही है, कितना कीनली कोई चीज तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा आंसर डिपेंड है। चलो, तो पूछ रहा है बताओ X और Y क्या है, तो हमें पता है X है टेम्पलेट स्ट्रैंड और वहीं Y क्या है? टर्मिनेटर। याद रखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड, एक्चुअली देखो नाम लग रहा है कोडिंग, मतलब ऐसा लगेगा कुछ कोड कर रहा है, कुछ नहीं कोड कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बैठा हुआ है, चिल कर रहा है। तो हम याद रखेंगे C फॉर चिल, C फॉर कोडिंग, कुछ नहीं कर रहा है, एकदम फालतू का स्ट्रैंड है। याद आया? और वही एक्चुअल का स्ट्रैंड जो कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिसका कोड किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसके अपस्ट्रीम में यहाँ कौन रहेगा? प्रमोटर या इनिशिएटर, और यहाँ कौन रहेगा? तुम्हारा टर्मिनेटर, ठीक। इनिशिएटर पे क्या होगा, या जो इनिशिएशन रिएक्शन होगी, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें प्रमोटर वाली साइड पे कौन आके अटैच होगा? तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द डुअल फंक्शन ऑफ एयूजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। यहां हमने 1 मार्क में पढ़ रहे, पर याद रखो ये जनरली सब पार्ट्स में या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है बताओ डुअल फंक्शन बताओ एयूजी का। तो एयूजी क्या है? एक स्टार्ट कोडॉन, और साथ में क्या है? वो स्टार्ट कोडॉन तो है ही, साथ में मीथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। तो ये हुई बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड कोड फॉर मीथियोनिन। हुआ क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, इनिशिएशन की बात आई, इसी को स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हैं। याद करो, तुम यहाँ इनिशिएशन की जगह पे स्टार्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट कोडॉन उन्होंने एयूजी बता दिया। जल्दी बताओ स्टॉप कोडॉन कितने हैं? 3। अच्छा, टोटल कोडॉन कितने हैं? 64। एक्चुअल में उसके लिए अमाइनो एसिड के लिए कोड कितने करते हैं? 61। कितने अमाइनो एसिड कोड होते हैं? 20। देखो जब भी रिवाइज करो ना, सब इसी तरह लाइन लाइन से रिवाइज करते चलो, ठीक। तो अगर स्टार्ट के बारे में मेंशन किया है तो स्टॉप कोडॉन कितने हैं? 3। नाम बताओ। कैसे याद रखने के लिए बोला था? सबसे पहले तुम आओ, यू आ, फिर आके क्या करो? गाना गाओ। तो यू गा, तो यू आ, यू ए, यू गा, यू जी ए, ठीक है। और फिर गाना बहुत ही बुरा था, ठीक है, तो मेरे को उल्टी आ गई, तो यू एकदम बकवास गाना था। तो इस तरीके से तुम कोई भी चीज को याद कर सकते हो। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द सेगमेंट ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द गिवन डीएनए। तो फिर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। वो उन्होंने डीएनए दे दिया है और फिर पूछ रहा है कि बताओ इसका तुम्हें क्या लिखना है? आरएनए का सेगमेंट लिखना है। अब वापस ये क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन का उन्होंने कोड देके रखे। याद रखना, ऊपर वाली क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे वाली क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड। जल्दी बताओ, 2 मिनट पहले बोला था एक्चुअल में कोड करने के लिए कौन सी स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग का तो सिर्फ नाम कोडिंग है, कर कुछ नहीं रहा। क्या कर रहा है? चिल कर रहा है, ठीक। तो एक्चुअल में हमें किसको पढ़ना है? हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ना है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं।
दो तरीके ये हैं कि या तो तुम डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर लो। शॉर्टकट मतलब तुमको पता है कि टेम्पलेट पढ़ी जाएगी, सो डायरेक्ट टेम्पलेट से तुमको बनाना पड़ेगा mRNA, ठीक है। या तो इसको देख देख के क्या करो, उसको ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट करो। मतलब यहाँ 3 लिखा है, यहाँ लिखो 5 यहाँ A लिखा है, अब A की जगह आता है T पर है RNA, तो क्या आएगा, U आएगा, U लिखो। उसके जगह T की जगह क्या आएगा, A आएगा, G की जगह C आएगा, C की जगह G आएगा। ये हुआ एक लंबा तरीका, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने शॉर्टकट खुद देके रखा है। अगर याद करो तो मैंने बताया था तुम्हें पढ़ाते समय कि mRNA और जो कोडिंग स्ट्रैंड है पूरा का पूरा सेम होता है, कुछ भी सिर्फ एक चीज चेंज कर रही है, पूरा का पूरा सेम है। क्या चेंज करना है, जहां पे तुम्हारे कोडिंग स्ट्रैंड में T लिखा है ना, बस उस जगह यू फिट कर दो, तुम्हारा आंसर यू आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम अब उस तरीके से सॉल्व करें तो पहले तो यही बनना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे यहाँ जा मतलब ये 5 ही आएगा, ठीक है। T की जगह बस U आएगा, ठीक है। बाकी बाकी पूरा सेम उतार लो, पूरा सेम, ठीक है। वापस U, फिर G C A और U और 3 ये हो गया तुम्हारा आंसर। मेन आंसर यही है, ठीक है। मैंने बताया था एक होती है लॉन्ग ट्रिक, एक होती है शॉर्ट ट्रिक। लॉन्ग ट्रिक क्या है, टेम्पलेट को देखो, फिर पूरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर G लिखा है तो यहाँ C लिखोगे, वहां पे C लिखा है तो यहाँ G लगाओ। पर दूसरा शॉर्टकट ये होता है कि अगर तुमको कोडिंग स्ट्रैंड भी दिया हुआ है, जैसे इस केस में दिया हुआ है, तो हम पूरा का पूरा कोडिंग स्ट्रैंड ही उतार लेंगे, बस उसमें जहां T लिखा है, क्योंकि T होता है DNA में और RNA में क्या होता है, U होता है, बस बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखोगे, ये मैंने आंसर लिखा है, ठीक है। मतलब पहला क्या आना चाहिए, UACGU। चलो अब इसका आंसर देखते हैं, UACGU। देखो UACGU है ये, जल्दी टाइम बचाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें टाइम बचाएंगे, ठीक। तो ये अपन को शॉर्ट ट्रिक भी याद रखनी है। अब जनरली शॉर्ट ट्रिक तब यूजफुल रहेगी जब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तुमने जो शॉर्ट ट्रिक है वो स्टार्टिंग के 4 बेस पे इस पे लगा दी या 4 बेसिस पे लगा दी, अब तुम्हारा ऑप्शन तो उतने में ही तुम्हारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, नेम द प्रोसेस इन विच अनवांटेड mRNA रीजन। तो जल्दी बताओ, अनवांटेड mRNA रीजन होते किस में है, प्रोकैरियोट्स में कि यूकैरियोट्स में। तो याद रखना है यूकैरियोट्स में होते हैं अनवांटेड mRNA रीजन, जो क्या रहते हैं, बार बार बीच बीच में मेन हमारे जो एक्सॉन्स है, जो काम का रीजन है, उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, इंट्रूड कर रहे हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक। अच्छा, प्रोकैरियोट में ऐसा कोई अनवांटेड mRNA रीजन नहीं होता, जो भी पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब होता है, पूरा का पूरा एकदम करेक्ट रीजन होता है। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए रहता है वो तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक रहता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन एक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक ही जगह लिखी होती है। यूकैरियोटिक में तो ये भी नहीं होता, यूकैरियोटिक का कैसा रहता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक। और साथ में जब mRNA बनता है, मतलब अनप्रोसेस्ड mRNA बनता है या फिर अनमेच्योर्ड mRNA बनता है, तो वो कैसा रहता है, वो उसमें काम की चीजें भी होती है और बकवास चीजें भी होती है। तो बकवास चीजें मतलब जो बीच बीच में करें, बीच बीच में करने वाली कुछ चीजों को क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक्स्ट्रा प्रोसेस लगानी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलती है। और भी तो 2 स्टेप्स होती है, कौन सी, कैपिंग, टेलिंग। सीक्वेंस क्या है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, ठीक। चलो अब ये तुम्हारा सीक्वेंस बुक में नहीं मेंशन है पर डायग्राम में मेंशन है, तो वहां से मैं ये आंसर बता रही हूँ, ठीक है। वही कीन ऑब्जर्वेशन। अब वो पूछ रहे, बताओ प्रोसेस जिसमें अनवांटेड mRNA रीजन को क्या करते हैं, रिमूव्ड, एंड वांटेड रीजन आर जॉइंड। लो ये तो इजी हो गया कि जो अनवांटेड रीजन है जिसका नाम इंट्रॉन्स है, उनको रिमूव किया जाता है स्प्लाइसिंग से, और जो काम की रीजन है जिनको एक्सॉन्स बोलते हैं उनको जोड़ा जाता है। देख लो, तो इसका आंसर क्या हुआ, RNA स्प्लाइसिंग। याद रखना RNA में हो रहा है इसलिए RNA स्प्लाइसिंग, DNA मत बोल के आना नहीं तो गलत, ठीक। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, give the initiation codon for protein synthesis, name the amino acid it code for। देखो थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन आया था डुअल नेचर के फॉर्म में, तो इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है, AUG। कौन सा अमाइनो एसिड वो कोड करता है, मीथियोनिन। ये क्या हुआ, डुअल नेचर हुआ, क्लियर। मूव करें आगे, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
इन विच डायरेक्शन, वो पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन में द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा ये मुझे बताओ, ये नया स्ट्रैंड जो है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे बना कौन सा मॉलिक्यूल रहा है, पूरा नाम बताना। डीएनए को पढ़ रहा है इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और मैंने बताया था कोई भी पॉलीमरेज हो, तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज रहे या आरएनए पॉलीमरेज रहे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन वाला भी पॉलीमरेज, जिसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए को रीड कर रहा है, आरएनए बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक में हो या यूकैरियोटिक में, याद करो यूकैरियोटिक में 3 पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज 1 2 3, सारे के सारे पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड, भले वो डीएनए का हो या आरएनए का हो, बना सकते हैं। और वो डायरेक्शन कौन सी है, 5' to 3'। और यही मेन रीजन होता है कि तुम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में से, ध्यान से सुनो, यही मेन रीजन होता है कि तुम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में से बता सकते हो कि कोडिंग स्ट्रैंड हम किसको बोलेंगे और टेम्पलेट स्ट्रैंड किसको बोलेंगे। क्योंकि हमारा पॉलीमरेज 5' to 3' एंड बना सकता है, तो इसको पढ़ना मतलब जो पॉलीमरेज इसके उल्टे वाले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को रीड करेगा, तो इसको जो रीड करेगा मतलब 3' to 5' वाले एंड को रीड करेगा। अगर यही स्ट्रैंड वो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे रीड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, याद आया, मतलब जो बन रहा है। और दूसरा वाला लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। या यही किस टाइप का स्ट्रैंड बनाएगा, कंटिन्यूस स्ट्रैंड, क्योंकि एक ही गो में है। वहीं तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन में जिस स्ट्रैंड को हमारा पॉलीमरेज पढ़ रहा है, क्योंकि वो बना कोई भी नया मॉलिक्यूल डीएनए हो या आरएनए हो 5' to 3' एंड में ही बना सकता है, तो उसको पढ़ना उसका ऑपोजिट पड़ेगा। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन में जिस स्ट्रैंड को ये पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसी की ऑपोजिट वाली मतलब 5' to 3' बन जाती है कोडिंग स्ट्रैंड। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जितना मैंने अभी बोला ये आ सकता है रीजनिंग में कि बताओ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड या why we name in a DNA a template strand and a coding strand, या फिर how it is decided या who decides that which strand among the double stranded DNA would be coding strand या template strand। हुआ क्लियर? यही क्वेश्चन रेप्लिकेशन में भी पूछा जा सकता है कि रेप्लिकेशन के टाइम पे कौन सी स्ट्रैंड, मतलब जो हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का कौन सी स्ट्रैंड डिसाइड करेगी कि वो एक नए लीडिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड को का रिजल्ट करेगी, या कौन से वाली स्ट्रैंड पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। याद आया? तो सारा कौन डिसाइड करने वाला है, हमारे पॉलीमरेज भैया। मतलब कोई भी पॉलीमरेज हो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये दोनों पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में कोड कर सकते हैं, वो है 5' to 3'। इसीलिए इसका उल्टा क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हुआ क्लियर? ये अलग बात है कि रेप्लिकेशन में दोनों को पढ़ना पड़ता है, पर एक कंटिन्यूस फैशन में पढ़ी जाती है इसलिए उसको कंटिन्यूस स्ट्रैंड बोलते हैं या उसी को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और एक तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है डिसकंटिन्यूस फैशन में, जिसका रिजल्ट होता है छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं डीएनए के, जिसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। बाद में उसको जोड़ा जाता है डीएनए लाइगेज के थ्रू। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, What is the function of amino acyl tRNA synthetase? मतलब सीधा सीधा पूछ रहे हैं, बताओ tRNA का क्या फंक्शन है, या इसी को अगर याद करो, इसी अमीनो असाइल को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA। तो क्या उसका फंक्शन क्या है? अरे बाबा, tRNA कैसा स्ट्रक्चर रहता है, 2 डायमेंशन में क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, और 3 डायमेंशनल में इन्वर्टेड एल। क्या 2 पोर्शंस होते हैं, एक को बोलते हैं एंटीकोडॉन, एक को क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड वाली जगह। याद आया? तो एंटीकोडॉन वाली जगह क्या होती है, जो आके एमआरएनए पे क्या लिखा हुआ है या किसके एडजेसेंट फिट करता है, वो बोलता है हाँ जो यहाँ लिखा है वही फिट हुआ है। फिर सिग्नल भेजा जाता है ऊपर, एकदम सही अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ एकदम सही हर चीज अटैच है। फिर टीआरएनए क्या करता है, ये अब एंटर किया, पी साइड पे आ गया, तब तक कोई नया वाला टीआरएनए आया है ए साइड से, ठीक है, वो भी उसने जोड़ा, मतलब बिल्कुल सही है। फिर क्या होगा, यही अमीनो एसिड शिफ्ट होगा अगले वाले में, बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, और सारे अमीनो एसिड क्या करेंगे, जुड़ेंगे। वही पूछ रहे, बताओ अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज का क्या काम है। तो देखो जरा, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज कैटलाइज, याद रखना है वर्ड कैटलाइज, तभी हम क्या बोलते हैं, टीआरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एडाप्टर की तरह काम करता है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू द 3' एंड ऑफ स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल। हुआ क्लियर? क्योंकि बाद में यही जो मॉलिक्यूल अटैच है अमीनो एसिड, यही शिफ्ट होगा जो नया वाला टीआरएनए आया है आरआरएनए के बिगर यूनिट में, वहां पे, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर एक लंबी चेन बनती जाएगी।
हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? अच्छा एक और चीज, अभी ये क्वेश्चन मूव करने से पहले याद रखो, बायो में क्वेश्चन में अगर उन्होंने एग्जाम्पल पूछा हो या ना पूछा हो, हम लिख के आएंगे, 1 मार्क में है, लिख के आओ। क्यों? क्या पता 12th बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है उसमें पॉइंट म्यूटेशन को एक्सप्लेन करने का आधा मार्क हो और एक एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करने का आधा मार्क हो, तो ऐसे आधे आधे मार्क मिलके 1 मार्क बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ गलती तुम लोग क्या करते हो कि तुम लोग सोच रहे हो पॉइंट म्यूटेशन बताया, पूछा है, उतना लिख के आते, खत्म बात, यही गड़बड़ कर जाते, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा में लिखते रहते हो, लिखते ही रहते हो, इतना इतना लिख के आओगे 1-1 2-2 मार्क के लिए, इतना भी नहीं पूछा है, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। तो चलो पढ़ते हैं पॉइंट म्यूटेशन क्या है। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, मतलब जब कोई एक बेस क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। एग्जाम्पल तुम पढ़ चुके हो सिकल सेल एनीमिया में, GAG, ए क्या है, एडेनिन, उसकी जगह पे क्या लग गया, GUG, तुम्हारा यूरासिल लग गया, तो ग्लूटामिक एसिड की रिजल्ट क्या हुआ, बड़ी पिक्चर में देखो, रिजल्ट ये हुआ कि ये कोड करता था ग्लूटामिक एसिड के लिए, तो अब GAG की जगह क्या लग गया, GUG, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन सा अमाइनो एसिड आके फिट हो गया, वैलिन हो गया। लो सीक्वेंस गड़बड़ हो गई, उसके बाद फॉर्मेशन गड़बड़ हो गया और पूरा जो स्ट्रक्चर है वही गड़बड़ हो गया। आरबीसी का कॉनकेव डिस्क जैसे स्ट्रक्चर की जगह पे कैसे मिलने लगा, सिकल जैसे, क्रीसेंट जैसे शेप मिलने लगा। ठीक हुआ क्लियर? तो यही पूछ रहे, बताओ पॉइंट म्यूटेशन क्या है। Mutation due to change in a single base pair in a DNA sequence is called point mutation. अब चाहो तो यहाँ लिखो, in the case of sickle cell anemia, GAG is replaced by GUG. हुआ क्लियर? क्योंकि मैं वापस बता रही हूँ, जब हम लोग कॉपियाँ चेक करने जाते हैं, होता ये है कि बहुत बार मार्किंग स्कीम में ऐसा लिखा रहता है कि इन केस स्टूडेंट ने ये नहीं मेंशन किया है या ढंग से मेंशन नहीं कर पाया है, पर एग्जाम्पल के साथ वो चीज एक्सप्लेन की है, तो मार्क्स दे दो। याद रखो क्या बोल रही हूँ। इसलिए बायो में, बायो क्या इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम्पल पूछा हो या ना पूछा हो, हम लिख के आएंगे। हुआ इतना क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। वैसे ही सिंस ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, पर अगर यही क्वेश्चन बन जाता तुम्हारा 3 मार्क का, तो वहां पे डायग्राम पूछा हो या ना पूछा हो, 3 मार्क से अबव क्वेश्चन पे याद रखना है, डायग्राम पूछा हो या ना पूछा हो, हम बना के आएंगे अगर टेक्स्ट बुक में उस थ्योरी से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर डायग्राम दिया है तो। हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नेम द एंजाइम दैट जॉइन द शॉर्ट पीसेस इन द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ डीएनए। पूछ रहे, बताओ उस एंजाइम का नाम बताओ जो डीएनए सिंथेसिस के टाइम पे, मतलब बेसिकली रेप्लिकेशन के टाइम पे लैगिंग स्ट्रैंड को, जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं उनको जोड़ते हैं। तो लैगिंग स्ट्रैंड मतलब डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस मतलब कौन से फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इनको जोड़ता कौन है, डीएनए लाइगेज। याद रखना वापस, एक ही एंजाइम है जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, है ना, या मॉलिक्यूलर गम। गम मतलब दुख वाला गम नहीं, गम मतलब GUM वाला, ग्लू 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 वाला गम। ठीक है, वैसे ही एक चीज और एक्स्ट्रा याद रखो, जैसे अगर गम है जहां फेविकॉल है तो वहां केची भी होगी, तो मॉलिक्यूलर सिजर किसको बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, या रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी, इसी साल 12th में तुम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में ये इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे। ठीक, तो वो पूछ रहे, बताओ कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है, तो नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। हुआ क्लियर? चलो देख लेते हैं आंसर, तो लाइगेज। ठीक, आरएनए लाइगेज नहीं, डीएनए लाइगेज। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, नेम द एंजाइम व्हिच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। देखो अभी पूछा था कि बताओ 2 एंजाइम जोड़ रहा है डीएनए फ्रेगमेंट को, अब ये पूछ रहे हैं एंजाइम का नाम बताओ जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहा है। अच्छा ये बात बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कहाँ हो रहा है, 2 अमाइनो एसिड के बीच में, तो उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, नाम होगा। तो क्या है नाम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अगर याद करो, टीआरएनए के ऊपर एक अमीनो एसिड लगा हुआ है, जो नया टीआरएनए है उसके ऊपर अमीनो एसिड लगा हुआ है, उस जगह मतलब आरआरएनए के अंदर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जो
इस अमीनो एसिड को तोड़ के इस वाले अमीनो एसिड में फिट करेगा और क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। रिजल्ट ये होगा कि जो नया वाला टीआरएनए उसके ऊपर पुराने वाले टीआरएनए के एक और अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा। जो पुराना वाला अमीनो एसिड था जो पी वाले साइट में था वो अब खाली हो गया, तो वो ई वाली साइट के आरआरएनए से बाहर निकल जाएगा। हुआ क्लियर? अगर ये थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन है तो कहाँ जाके कौन सा लेक्चर देखोगे, तुम्हारा ट्रांसलेशन वाला। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। वापस सेमी कंजर्वेटिव प्रपोज किसने किया था, जिन्होंने हमारा स्ट्रक्चर दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने करके दिखाया, तो दो साइंटिस्ट थे। क्या नाम है दो साइंटिस्ट का, वापस मेल्सन एंड स्टाहल। मैंने बताया था, नहीं किया है अगर अभी तक तो प्लीज कर लो, अपने एनसीईआरटी बुक ओपन करो, पेज बाय पेज, एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट क्या नोट डाउन करना है इस चैप्टर में और इसके पहले वाले चैप्टर 5th चैप्टर में, मतलब जेनेटिक्स में भी यही काम करना है और चैप्टर नंबर 6 में भी यही काम करना है। क्या करोगे, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम लिखो, उसके बाद उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी या कोई थ्योरम दिया, थ्योरम तो नहीं, थ्योरम तो मैथ्स में आएगा, हाइपोथेसिस दी या कोई थ्योरी दी या फिर कोई डिस्कवरी की या कुछ इन्वेंट किया, कोई टेक्निक भी है इन्वेंट की जा सकती है ना। तो ये जो भी चारों चीजें में से जो भी किया वो वहां लिखो। उसके बाद उन्होंने कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म का यूज किया, मतलब किस चीज को यूज करके ये चीज प्रूव की, और फिर उसके बाद अगर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो दोनों का नाम लिखो। इतना काम करना है क्योंकि ये जो दो चैप्टर है इसमें ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन वाली कैटेगरी, कौन से साइंटिस्ट ने क्या प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, थ्योरेटिकली बोला, हाइपोथेसिस देके बोला, उसके बाद कौन सा मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया, किस पे यूज किया, क्या कल्चर किया और क्या प्रूव किया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और यकीन मानो कम से कम 15 साइंटिस्ट तो तुम्हारे ऐसी ही लिस्ट बन जाएगी। ठीक, चलो तो यहाँ पे इस टॉपिक के साथ खत्म होते हैं हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो क्या करेंगे, जो भी कुछ रह गया, कोई पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट है या टॉपिक में डाउट है तो हम वेबसाइट पे जाएंगे, www.magnetbrains.com टाइप करेंगे। जैसे एंटर करोगे ये होम पेज आएगा, होम पेज आएगा तो अपनी क्लास को सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद टॉपिक चैप्टर सिलेक्ट करोगे, उसके अंदर सब टॉपिक डला हुआ रहेगा, उसको सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो और बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।